जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। और हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हमने कहाँ तक पढ़ लिया? लास्ट मैंने आपको क्या पढ़ाया था पॉलिटी में? मैंने पढ़ाया था आपको संसद के बारे में। टोटल उसका हम कह सकते हैं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या है संसद का। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। संसद की कार्यवाही, संसद की समितियाँ, सब हमने इसमें पढ़ा था। तो इससे मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। तो क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, पहले इसको रिवाइज करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो के लिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे। उसमें था कि संयुक्त अधिवेशन यानी कि जॉइंट सेशन कितनी बार अब तक आ चुका है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, 3 बार की स्थिति है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन था कि संयुक्त अधिवेशन यानी कि जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल कौन सा, 108। संयुक्त अधिवेशन है ना, किन मुद्दों पर नहीं ला सकते, संयुक्त अधिवेशन किन मुद्दों पर नहीं ला सकते। और दूसरा था कि जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसके बहुत अच्छे से बिल्कुल वेल डिटेल्ड जिन्होंने आंसर दिया है उसमें हैं प्रतिमा यादव हैं, और एक मेगा मार्ट हैं, और शुभम कुमार हैं, और क्या है, पंकज कुमार हैं, और इसको नीचे स्क्रॉल करना, अभिषेक है कोई, और ये लास्ट इन्होंने अपना नाम बताया है ब्रोमो। इनका असली नाम बताएं, नीचे कर दो। हरेंद्र दास, इनका नाम है हरेंद्र दास। ये सभी क्वेश्चन के बहुत अच्छे से आंसर देते हैं। वेल डन, लगे रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। इन सब बच्चों ने अच्छे, बहुत मतलब बहुत सही जा रहे हैं। कभी ना कभी इनका पक्का बहुत जल्दी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही चलते रहें, ठीक है। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, आर्टिकल 118 की बात हो रही थी। ये आर्टिकल 118 और 119, इसी में क्या था, इसी में रूल्स ऑफ प्रोसीजर था, यानी कि संसद के बारे में। टोटल संसद की कैसे कार्रवाई होती है, ये संसद अपने प्रोसीजर को, मतलब अपने काम को प्रोसीड करने के लिए वो रूल्स बना सकती है। तो रूल्स कैसे बनाती है, वही सब उसमें कि कमेटी बनाएगी वो किसी भी, क्योंकि संसद में जो काम होते हैं वो अकेला बंदा तो कोई कर नहीं सकता। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं सांसदों का, जिसे हम कमेटी कहते हैं, समिति, वो उस काम को अंजाम देते हैं। तो हमने समितियाँ 2 टाइप्स की पढ़ी थी। एक तो थी एडहॉक समिति, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, अस्थायी समिति। दूसरी थी स्थायी समिति। तो स्थायी में हमने 6 टाइप्स पढ़े थे, है ना। स्थायी में हमने कितने टाइप्स पढ़े थे, 6 टाइप्स पढ़े थे, और अस्थायी में 2। तो संसद की समिति में अगर हम कहें तो स्थायी थी स्थायी और अस्थायी। अस्थायी को क्या कहते हैं, एडहॉक कमेटी। स्थायी, एडहॉक का मतलब होता है कि इस किसी कारण से इस तरह का कुछ, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक वजह से एक समिति बनाई जाती है। स्थायी में जो 6 टाइप्स थे, इसमें एक वित्तीय समिति, लिखने रही मैं, टाइम वेस्ट होगा। वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, अन्वेषण समिति, सेवा समिति, सदन समिति, ये सारी 6 टाइप्स था। इसमें सबसे जो मेन आपको जिस पर फोकस करना है वो थी हमारी कौन सी, वित्तीय समिति, यानी कि फाइनेंशियल कमेटी। वित्तीय समिति, वित्तीय समिति भी 3 टाइप्स की थी। वित्तीय समिति भी कितने टाइप्स की थी, 3 टाइप्स की थी। इसमें एक थी प्राक्कलन, एक थी लोक लेखा समिति, और एक थी लोक उपक्रम समिति, ठीक है। इनके काम तो मैं बता देती हूँ। प्राक्कलन समिति का वही है, बजट के लिए क्या बनाना, एस्टिमेट बनाना। जो इसने एस्टिमेट बनाया है, एस्टिमेट की जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति, ठीक। और ये सीएजी की रिपोर्ट की भी जांच करती है लोक लेखा समिति। लोक उपक्रम समिति का काम क्या होता है, जो सरकारी कंपनी है जैसे कि एनटीपीसी है, बीएसएनएल है, भेल है, इनकी जांच करना कि इनका कितना रेवेन्यू है, कितना 1 साल का टर्नओवर है, कितना टैक्स पे करते हैं, ठीक है। वो सब क्या कौन करता है, लोक उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति भी इसको कह सकते हैं। लोक का मतलब ही सरकारी होता है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति, आपको अब मैं क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन आपको आंसर क्या देना है, देखो आपको आंसर देना है कि जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको देती हूँ नहीं, कभी ना ये एग्जाम में पूछे गए हैं,
इनको हल्के में मत लेना, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। एक तो होता है कि आर्टिकल से पूछा जाए, तो मैं आपको आर्टिकल से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं आर्टिकल डायरेक्टली आपको पढ़ा ही रही हूँ, तो आर्टिकल तो बहुत ईजी हो जाएगा बताना, है ना। तो आर्टिकल में नहीं पूछ रही, लेकिन आते हैं। मैं बता देती हूँ कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट कौन सा ज़्यादा है। जैसे कि जॉन सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट था, आर्टिकल 100 इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या था, कोरम, है ना। आर्टिकल 85 इंपॉर्टेंट है, 17 आसान के लिए। और आगे हम कहाँ तक आ गए, 100 के बाद आर्टिकल 108, 109, 110 मनी बिल, 117 फाइनेंशियल बिल, है ना। ये सब आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आंसर एक तो आपको आंसर ये देना है, दूसरा आंसर आपको देना है जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति, देखो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, फुल डिटेल्ड आंसर चाहिए, कितने राज्यसभा से, कितने लोकसभा से, और प्लस ये भी बताना है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल पूछ लेंगे, या फिर कितने राज्यसभा से होते हैं, कितने लोकसभा से होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन इसका अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है ना। इसका कर्सर हटा देना स्क्रीन से, क्लियर। तो अस्थाई में बात कर लें तब, ये तो इसमें और जो बाकी थी उसमें सिर्फ एक एक लाइन के आंसर है कि मतलब ये इनका वर्क क्या होता है। जैसे कि जांच समिति है, वो जांच करती है कि पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का कानून बनना चाहिए, कैसा विधेयक आना चाहिए, उसकी चीज़ की जांच करती है। अन्वेषण समिति करती है SC ST के लिए स्पेशली। और सेवा समिति, वो जितने भी ये होते हैं मतलब जो सांसद वगैरह होते हैं उनके लिए सेवा, मतलब सेवा क्या क्या मिलती है, वही इनको कितनी सैलरी देनी होती है, कितनी सैलरी देनी है, क्या क्या इनको भत्ते देने हैं, कितने आवास क्या देना है, वो सब। और सदन समिति, वो रूल्स वगैरह बनाती है पार्लियामेंट के, है ना। और कौन सी थी, विभागीय समिति, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग विभागीय समिति होती हैं। अब अस्थाई की बात करें अगर हम, अस्थाई में 2 टाइप्स की थी, है ना। ये तो आंसर आप, ये तो क्वेश्चन आप नोट कर लेना, इसका आंसर आपको देना है दोनों का। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोशिश करें आंसर देने की। जल्दी ही हम क्या करेंगे, आपके आर्टिकल 100 तक, आर्टिकल 100 तक तो आपको बिल्कुल दिमाग पे छप जाना चाहिए जो भी कुछ मैंने आप तक पढ़ाया है, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 100 तक हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, वो लाइव में पढ़ाऊंगी। जल्दी करेंगे, बस थोड़ा सा उसे PDF को टाइप, है ना, PDF टाइप कराने की दिक्कत है, वरना बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में करा दूँ। और हो सकता है अगर किसी कोई हेल्प करना चाहता हो, कोई हमारी PDF टाइप कर दे, तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है। बस एक ही बार करानी है हमें, फिर बाद में हम मैनेज कर लेंगे, उसको देख के थोड़ा सा सीख लेंगे किस तरीके से होता है, ठीक है। और हाँ, मैंने उसके लिए कहा था कि नोट्स के लिए एक कह भी रहा था, आई थिंक वही जो ब्रोमो के नाम से, उन्होंने कहा था उसके मतलब नोट सेंड करने के लिए, तो कर देना, डिस्क्रिप्शन में नंबर है व्हाट्सएप का, ठीक है। तो अस्थाई है हमारी, अस्थाई 2 थी, एक तो थी प्रवर, प्रवर, और दूसरी कौन सी थी, दूसरी संसदीय, दूसरी थी संसदीय। अब इसको इंग्लिश में प्रवर को कहते हैं सिलेक्ट, ऐसी नॉर्मल सिलेक्ट कमेटी। संसदीय तो पता है पार्लियामेंट्री कमेटी। प्रवर समिति बनती है तब जब क्या हो जाए, किसी विधेयक के ऊपर कोई बवाल हो जाए, कोई बिल आया, जैसे कि सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल रिसेंट का भी है जो किसान विधेयक आया था। सोचो कितना बड़ा बवाल हुआ था, किसानों ने कितना बड़ा विद्रोह किया, फाइनली वो हो गया, कानून बन गया था, वो एक्ट बन गया था। आगे हम जब अध्यादेश पढ़ेंगे, ऑर्डिनेंस, तब भी उसका जिक्र आएगा, ठीक है। वो कानून बन गया था, लेकिन किसानों के उन्होंने इतना, उसका बहुत अच्छा हुआ कि वो हट गया, है ना, किसानों की वजह से उन्होंने इतना धरना दिया, ये सब हुआ, तो वो फाइनली वो वापस ले लिया गया। लेकिन वो क्या था, जो वो एक बवाल हुआ, तो उसकी जांच किसने की होगी, उस विधेयक की जांच किसने की होगी, प्रवर समिति ने, ठीक है। तो प्रवर समिति में कितने सदस्य, लोकसभा की प्रवर समिति है तो 30 सदस्य बनेंगे। अगर राज्यसभा की प्रवर समिति है, राज्यसभा, तो राज्यसभा में भी 30 सदस्यों की होती है। लेकिन कभी कभी होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिक्सअप करके बनाया जाता है प्रवर समिति, तो उसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त प्रवर। तो सेम, बस क्या करेंगे, लोकसभा में लोग ज़्यादा हैं, अगर लोकसभा और राज्यसभा मिलकर काम करते हैं तो लोकसभा से 30 होंगे और राज्यसभा से 15 होंगे, है ना। लोकसभा से 30 ही रहते हैं। सेम जो ये मतलब कि संसद नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ MP की बात है, यानी कि जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की बात हो, तो सेम ही रहती है संसदीय में भी, बस वर्क समझ लो। सब पार्लियामेंट्री कमेटी का काम होता है कि
अगर कोई घोटाला हो जाता है तो किसी घोटाले की जांच कौन करती है? पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि संसदीय समिति। अगर जॉइंट बन जाएगी तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको आपने शॉर्ट फॉर्म सुनी होगी JPC, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। 30 सदस्य लोकसभा के, 15 सदस्य राज्यसभा के। ठीक है, ये सब हमने रिवाइज कर लिया। फिर हमने क्या पढ़े थे? वो प्रस्ताव वगैरह पढ़े थे, प्रस्ताव पढ़े थे। एक क्वेश्चन बताना कि जो प्रस्ताव है ना, प्रस्ताव में एक प्रस्ताव होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कब लेकर आया जाता है? ठीक है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कब लेकर आया जाता है? और हमारे चैनल पर ना थंबनेल आपने देखा होगा कि बहुत कम वीडियोस पे होते हैं। ये जो अब आप देख रहे हो कुछ थंबनेल हैं, तो ये भी एक हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, शुभम कुमार। वो हमें थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वो हमें थंबनेल बना के दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे अपनी क्लास पर। आज का टॉपिक, सबसे मेन चीज़ हमें आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में है, 124 में। लेकिन अभी हम किस पे हैं? आर्टिकल 120 पर आ गए हैं। तो 120 से स्टार्ट करते हैं, तब 124 पर पहुंचेंगे। ठीक, देखो क्या हो गया, हैंग हो गया। देखो आर्टिकल 120, आर्टिकल 120 कहता है कि संसद की भाषा, संसद की भाषा यानी कि संसद में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी, संसद में आप किस लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं। तो संसद में सिर्फ और सिर्फ 2 ही भाषा का जो प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन सी? या तो अंग्रेजी या फिर हिंदी, अंग्रेजी या हिंदी। ठीक है, संसद में सिर्फ और सिर्फ किसी भी कार्यवाही के लिए, वहाँ पे बोलने के लिए, स्पीच देने के लिए, या तो आप इंग्लिश में दोगे या फिर हिंदी में दोगे। लेकिन अगर कोई अपनी क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा मीन्स भाई अलग अलग एरिया की अलग अलग होती है, अगर कोई अपनी क्षेत्रीय भाषा या फिर इनके अलग किसी भी लैंग्वेज में बोलना चाहता है या कोई भी कार्यवाही करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा के सभापति से लेनी पड़ेगी। क्लियर ये बात? यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर इनसे किसी और, है ना, किसी और भाषा के लिए अध्यक्ष, समझ गए अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष और सभापति, सभापति से अनुमति लेनी पड़ेगी। क्लियर ये बात? आर्टिकल 120। अब आ जाओ आर्टिकल 121 और 122। 121 और 122 आपको एक पेयर में याद करना है। 121 और 122 इनको पेयर बना लो, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रहा है किस पर? सुप्रीम कोर्ट की पकड़ किसके हाथ में? संसद के हाथ में। और संसद की पकड़ किसके हाथ में? सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। देखो क्या कहते हैं, आर्टिकल 121 कह रहा है, आर्टिकल 121 और 122। 121 आर्टिकल कहता है कि संसद जो होगी, संसद सुप्रीम कोर्ट के काम में कोई टांग नहीं अड़ाएगी। सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले, उनके जज किस तरह से, यानी कि अगर सपोज करो कोई जज कोर्ट में लेट आता है तो इस काम में, इसमें सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी नहीं करेगी। भाई उसका काम है, वो अपने तरीके से करने दो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि संसद सुप्रीम कोर्ट के जजों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं वो उसी तरीके से करेंगे। लेकिन अब लगाम भाई कोई ना, फिर तो अगर ऐसा संसद के हाथ में कुछ हो, क्योंकि संसद ही क्या है, संसद तो ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा है। संसद के हाथ में सॉवरेनिटी है ना हमारे भारत की। तो कुछ ना कुछ तो भाई होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट को वो क्या हो सकता है कि वही फिर ज़्यादा आप आसमान मोड़ने लगे। तो इसमें एक लगाम दी गई है संसद के हाथ में कि देखो तुम्हें फालतू में तो इंटरफेयर करना नहीं है, कि पता चला अब ऐसे कर रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के जज ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उन्हें अपने काम करने दो अपने तरीके से। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कानून के विरुद्ध काम कर रहा है तो क्या कर सकते हैं, तो महाभियोग लगा सकते हैं।
परंतु क्या कर सकते हैं, महाभियोग लगा सकते हैं। भाई देखो फालतू तो टांग अड़ाना नहीं है, अगर तुम्हें नहीं पसंद कोई गलत काम कर रहा है तो तुम महाभियोग लगाओ, सीधे हटाओ। और महाभियोग तो आपको पता ही है किस तरीके से होता है, उसके लिए कोई एक आध बंदा तो करता नहीं है, उसके लिए तो पूरी वोटिंग होगी। तो ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि अगर वाकई में उसमें कुछ गलती है तभी उसको हटा सकते हैं, ऐसे नहीं है ना। तो ये बात समझ जाएगी। आर्टिकल 121। आर्टिकल 122 क्या कहता है? आर्टिकल 122 इसका अपोजिट है। अब यहाँ पे तो कह दिया कि चलो संसद टांग नहीं अड़ाएगी। आर्टिकल 122 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट संसद के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। देखो लैंग्वेज जो है, मैं ये नहीं कह रही कि जो मैंने लिखा है संविधान में यही लिखा है, लेकिन उसका मतलब घूम फिर के यही है। वरना फिर पढ़ाने का मतलब ही क्या है? पढ़ाने का मतलब ये तो है कि उसको आपको हर आर्टिकल उसमें जो है उसका निचोड़ आपको समझ आ जाए, फिर एग्जाम में वो किसी भी तरह से घुमा फिरा के दे, आपको मेन चीज़ समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैं लिखती हूँ बोर्ड पे, ये अपने तरीके से लिखती हूँ जो आपको ईजिली समझ आ जाए, है ना। फाइनली बात इसमें हर आर्टिकल में वही है जो मैं बता रही हूँ, है ना। तो ये मत सोचना कि ये भाई संविधान में सेम ही लिखा होगा, ये नहीं लिखा। संविधान में जो लिखा है बिल्कुल प्योर शुद्ध हिंदी में, या फिर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो प्योर इंग्लिश में, वो आपको समझ नहीं आएगा, दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा कहना क्या चाहते हैं, ठीक। तो आर्टिकल 122 तो समझ आ गया। अब लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फिर लगाम दी होगी, वरना फिर तो अगर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में कोई पावर ही ना हो संसद के खिलाफ, तो फिर तो संसद कोई भी कानून बना देगा। तो इसमें पावर क्या दी गई है? देखो वैसे तो काम में कोई टांग नहीं अड़ाएगा कि क्या कर रहे हैं वो सांसद, किस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर संसद से कोई ऐसा कानून पास हो जाए जो भारतीयों के मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाए, या फिर ऐसा कानून, कोई भी ऐसा कानून जो पहले बन चुका है या आगे बनेगा या बन रहा है, जो भारतीयों के मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाए, या फिर कह सकते हैं कि भारतीय नागरिकों के हित में अच्छा ना हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो उसको रद्द कर सकती है। अब आप ये बताओ किस आर्टिकल के तहत वो रद्द कर सकती है, ये आपको बताना है। ये बहुत टफ क्वेश्चन है। ये तो समझ आ गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट, परंतु भी लिखो यहाँ पे, परंतु सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकता है जो भारतीयों के हित में ना हो, है ना। सिंपल ये लिख देती हूँ, भारतीयों के हित में ना हो। आगे लिख लेना स्लैश करके, उनके मौलिक अधिकारों को ठेस पहुँचाता हूँ, ठीक है। अब ये बताओ ये जो बात है ये किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने वाकई में डिटेल में पढ़ा होगा। और मैं आपको हिंट देती हूँ, वो मौलिक अधिकार मैंने आपको पढ़ाया था जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, तब मैंने वो चीज़ बहुत डिटेल में बताई थी, ठीक है। वरना फिर मैं ही बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत, ठीक। अब हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 121 और 122 ये पेयर में याद करने हैं। 121 कहता है कि संसद सुप्रीम कोर्ट के काम में टांग नहीं अड़ाएगा, 122 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट संसद के कामों में टांग नहीं अड़ाएगा। लेकिन एक दूसरे की लगाम भी है हाथ में, फालतू तो इंटरफेयर नहीं करना है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा उड़ता है तो संसद क्या कर सकती है? महाभियोग लगा हटा सकती है। और अगर संसद ज़्यादा उड़ती है तो उनके कानून को रद्द कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 121 122 समझ आ गया। अब आता है आर्टिकल 123। 123 आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। ये आर्टिकल नहीं पूछे जाते, है ना, हो सकता है कभी पूछ ले, लेकिन अभी तक ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। क्लियर? आगे चले। आर्टिकल 1 2 3 ऐसे याद रखना, आर्टिकल 1 2 3 123 1 2 3 आर्टिकल 1 2 3 1 2 3 में क्या है? अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति
का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। अध्यादेश को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, ठीक है। अध्यादेश को इंग्लिश में कहते हैं हम ऑर्डिनेंस। अध्यादेश का मतलब ये होता है, देखो जब हमने सेशन पढ़े थे, सेशन 3 होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और बजट, मानसून और विंटर सेशन, यानी कि शीतकालीन सत्र, शीतकालीन 3 सेशन होते हैं, है ना। अब इन सेशन के बीच में गैप होता है, इन सेशन के बीच में गैप होता है। अब जो वो गैप है ये देखो कब तक चलता है, फरवरी से लेकर, फरवरी से कब तक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक, फरवरी से लेकर मई तक, है ना। ये चलता है जुलाई से लेकर अगस्त तक, और ये वाला चलता है सितंबर छोड़ के नवंबर से दिसंबर तक, नवंबर से दिसंबर तक। सबसे बड़ा सेशन कौन सा है, बजट सेशन। सबसे छोटा कौन सा है, विंटर सेशन, ठीक है। ये मीडियम है मानसून वाला। तो क्वेश्चन ये है कि किन्हीं भी 2 सत्र के बीच में अधिकतम टाइम कितना हो सकता है, किन्हीं भी 2 सत्र के बीच में। ये 2 सत्र हैं, जैसे बजट सेशन है और मानसून सेशन के बीच में टाइम तो है ही, लेकिन ये जो अधिकतम टाइम है, अधिकतम समय या गैप कह सकते हैं, अंतराल, अधिकतम अंतराल कितने को होता है, 6 महीने का हो सकता है। हो सकता है बट कभी होता नहीं है। हो सकता है वो तभी हो सकता है जब एक सेशन को गायब कर दो, वरना नहीं हो सकता। तीनों सेशन एक साल में होंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता है, ठीक। अब ये बताओ, ये जो बीच का गैप है, सपोज 1 महीने का ही गैप है, तो उस 1 महीने में अब संसद के सत्र तो है नहीं, यानी कि कोई भी सांसद पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंट खाली है, तो कानून कौन बनाएगा, संसद कानून बनाने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो फिर ऐसे टाइम पे क्या होता है, ऐसे टाइम पर राष्ट्रपति कानून बनाते हैं। ऐसे टाइम पे क्या होता है, राष्ट्रपति कानून बनाते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई ऐसा कानून बनाना पड़ जाए, तो कानून कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएंगे। उस कानून को हम क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। उस कानून को हम क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। और ये जो कानून है, अब ये बताओ, ये कानून जो होगा, जो राष्ट्रपति जो कानून बनाएंगे, अध्यादेश देंगे, वो कानून, उसकी जो वैलिडिटी है अधिकतम कितने दिन की रहेगी, 6 महीने की। उस कानून की जो वैलिडिटी है मैक्सिमम 6 महीने की रहेगी। क्यों, क्योंकि सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप होता है, तो मैक्सिमम 6 महीने की हो सकती है ना। जब सेशन स्टार्ट होगा भाई, मैक्सिमम 6 महीने बाद तो हो ही जाएगा स्टार्ट। ये कह सकते कि जब भी सेशन स्टार्ट होगा तो फिर क्या करेगी, फिर संसद राष्ट्रपति ने जो कानून बनाया है उसको अप्रूवल देगी। संसद का अप्रूवल क्यों देना है, आप ये बताओ। क्योंकि राष्ट्रपति को जनता ने नहीं चुना, राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है कि जनता के लिए कानून बनाए, तो इसलिए संसद का अप्रूवल देना जरूरी है, तभी वो पूरे देश पर लागू होगा, तभी वो परमानेंट कानून बनेगा, ठीक है। तो अब ये परमानेंट कानून बनाने के लिए क्या चाहिए कि संसद से अप्रूवल चाहिए, संसद का अनुमोदन चाहिए। तो संसद उसको अनुमोदित करेगी 42 दिन के अंदर, 42 डेज, 42 दिन के अंदर क्या कर देगी, संसद अनुमोदन कर देगी। अगर संसद ने अप्रूव दे दिया फिर वो परमानेंट कानून बन जाएगा। समझ आएगी बात। अब इसको हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं एक बार और। देखो, पहला पॉइंट ये जो होता है, ये एक अस्थायी कानून है, अस्थायी कानून है। इसे कौन लेकर आता है, प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति लेकर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति लेकर आते हैं। जो अभी हमने किसान विधेयक जो था, वो किसान विधेयक अध्यादेश ही था, किसान विधेयक अध्यादेश ही था, राष्ट्रपति नहीं बनाया था। फिर संसद ने अप्रूवल दिया तो वो कानून बन गया, फिर वापस उसको हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक। अब ये जो होएगा, ये अधिकतम 6 महीने तक, 6 महीने तक लागू, 6 महीने तक लागू रहता है। अब 6 महीने तक अधिकतम लागू क्यों रहता है, ये आपको मैंने बता दिया, क्योंकि सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का ही गैप होता है।
ठीक, अब अधिकतम 6 महीने तक तो लागू रहेगा ये, लेकिन परमानेंट कानून कब बनेगा? जब संसद इसको अनुमोदन करेगी, संसद अप्रूवल देगी। ठीक है, संसद 42 दिन के भीतर अनुमोदित कर देगी। है ना? अब संसद ने अगर अनुमोदन कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो ये परमानेंट कानून, या कह सकते हैं स्थायी कानून बन जाएगा। स्थायी कानून, स्थायी कानून बन जाएगा। क्लियर? अध्यादेश क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 में क्या है? अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। ठीक है, इससे रिलेटेड यही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैक्सिमम 6 महीने के लिए हो सकता है, 42 दिन के अंदर संसद अप्रूव करेगी, अप्रूव कर दे तो परमानेंट कानून बन जाएगा। ठीक है, नहीं कहा तो खत्म। अगर संसद ने अप्रूवल नहीं दिया तो खत्म। और सपोज करो कि अगर 6 महीने के बाद संसद ने अप्रूवल नहीं किया, ये तो बात है कि खत्म हो ही जाएगा, तो 6 महीने के बाद खुद भी खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 6 महीने तक ये लागू रहता है ना। परमानेंट कानून बनाने के लिए संसद का अप्रूवल मस्ट है, संसद का अप्रूवल जरूरी है, क्योंकि भारत की जनता ने किसको चुना है? सांसदों को, ना कि राष्ट्रपति को। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा अध्यादेश, आर्टिकल 1 2 3। अब आर्टिकल 1 2 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1। अब 1 2 4 पे चलते हैं हम। 1 2 4 में है, 124 में है सुप्रीम कोर्ट। आगे चले, देखो आर्टिकल 124, 124 में है सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन। अच्छा, जितने भी ये है ना जो एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पूछ लेते हैं, ये पता होना चाहिए। और जितने भी आयोग हैं, है ना, जैसे वित्त आयोग है और ये सब, CAG पता होना चाहिए। ऐसे से जो मेन है, जो भारत में इकलौते होते हैं, जैसे कि महान्यायवादी, तो इन सब का आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में कौन है। वैसे मैं बता देती हूँ सब। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अब जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़, वाई से यशवंत है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ याद रखना। अब देखो इसमें क्या कहेगा आर्टिकल 124 में, सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा भारत में। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन हुआ था सबसे पहले कब हुआ था? 1950 में। 1950 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। और जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था तब इसमें कितने थे? कुल 7 जज थे। कितने जज थे? 7 जज थे। और आज के टाइम पे कितने जज हैं टोटल? जजों की संख्या कितनी है? जजों की संख्या, अच्छा ये तो पता ही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हम हिंदी में इसको कहते हैं उच्चतम न्यायालय। क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। पूरे भारत का एक ही है जो कि दिल्ली में है ना, सुप्रीम कोर्ट। इसमें अब प्रेजेंट में जो जजों की संख्या है कितनी है टोटल? 33 + 1 यानी कि 34। 33 तो है इसमें न्यायाधीश, यानी कि अदर जज कह सकते हैं, और एक है इसमें मुख्य न्यायाधीश सारे जजों के ऊपर, जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI कहते हैं। ठीक है, तो एक तो क्या है, ये और तो है जस्टिस है प्लस CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टोटल मिला के 34 होते हैं। ठीक है ना। अब इनकी योग्यता क्या है? यहाँ पे जो बनने की योग्यता क्या क्या है? योग्यता देखो, इनकी योग्यता होती है, योग्यता ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए या तो क्या हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नीचे का कोर्ट तो हाई कोर्ट है, टोटल 25 हाई कोर्ट है हमारे भारत में। तो हाई कोर्ट में क्या हो, वो लगातार भाई कंटिन्यू 10 साल तक वकील रहा हो, लगातार 10 साल वकील, या फिर हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो। ठीक है, 5 साल तक जज, इन दोनों में से तो एक होनी चाहिए। प्लस भाई ये तो बहुत कॉमन सी है भाई, हाई कोर्ट में जितने भी इतने सारे हाई कोर्ट हैं उनमें से मैक्सिमम के पास ही मिल जाएगी, है ना। 10 साल से 5 पता नहीं कितने टाइम से वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है जो तीसरी है,
मेन जो योग्यता है वो ये है, वो क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए। अभी बताओ, राष्ट्रपति को है इतनी नॉलेज? कानून का जानकार है ही नहीं है। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए, ठीक, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। अब राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार, अब इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए ये किया जाए कि राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा, राष्ट्रपति को सलाह देता है कौन, कॉलेजियम, कि भैया ये जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ये वाला जज है, ये अच्छा है, राष्ट्रपति महोदय आप इसको अपॉइंट कर दो। तो ये सलाह कौन देगा, सलाह देगा भाई इन्हीं को तो जानकारी है, सलाह देता है कौन, कॉलेजियम। अब कॉलेजियम क्या चीज़ है, कॉलेजियम, कॉलेजियम होता है सुप्रीम कोर्ट के ही 5, सुप्रीम कोर्ट के ही क्या, ये जो मैं आपको योग्यता तो सभी की कॉमन है ना। और ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ अपॉइंट होने का, ये है मुख्य न्यायाधीश के लिए, मुख्य न्यायाधीश के लिए, ठीक है। किसके लिए, मुख्य न्यायाधीश की। तो सलाह कौन देता है, कॉलेजियम। कॉलेजियम होता है सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ, वरिष्ठ हम किसे कहते हैं, सीनियर को, है ना, 5 वरिष्ठ जज, इसे हम क्या, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कॉलेजियम कहते हैं, ठीक है। हाई सुप्रीम कोर्ट में ही 5 जज का ग्रुप ऐसा बनाएंगे जिसे हम कॉलेजियम कहेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा सीनियर है। तो वो हाई कोर्ट में देखेंगे जितने भी लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, जो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनना। सोचो चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो रही है, तो नियुक्ति कौन कर रही है, तो बात समझ आएगी, नियुक्ति को किसके द्वारा होनी है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगर पूछे कि मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो, यानी कि ये वाला हो या ये वाला हो, सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लिख ही देती हूँ मैं अलग, है ना, नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति। अब दोनों की मैं अलग अलग तरीके की बता रही हूँ। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें, है ना, यानी कि CJI की बात करें, तो CJI के लिए ये वाला प्रोसेस है। मुख्य न्यायाधीश के लिए कॉलेजियम होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी। लेकिन अगर और जो न्यायाधीश हैं, है ना, मुख्य न्यायाधीश के अलग जो 33 बाकी के हैं, उनके लिए सलाह कौन देगा, मुख्य न्यायाधीश देगा, ठीक है ना। तो ये तो मुख्य न्यायाधीश है। और न्यायाधीश के लिए, न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, CJI तो समझिए ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति, है ना। ये तो बाकी 33 के लिए तो अकेले काफ़ी सलाह देने के लिए, लेकिन ये पूरे भारत के क्या है, पूरे भाई भारत का एक सुप्रीम कोर्ट है, पूरी जो कह सकते हैं कि जुडिशियल पावर 100% इन्हीं के कंधों पर है। तो ये तो अकेले हैं, उनको सलाह देने के लिए अकेले काफ़ी हैं। तो बाकी 33 जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, उनके लिए सलाह कौन देते हैं, CJI। लेकिन जब इनकी नियुक्ति होती है तो इनके लिए सलाह देते हैं बाकी के 33 में से 5 सबसे एक्सपीरियंस्ड लोग। बात समझ आ गई। ये थी नियुक्ति और योग्यता। आर्टिकल 124, आर्टिकल 125 यानी कि 1 to 5, आर्टिकल 125 में है सुप्रीम कोर्ट का वेतन, यानी कि जजों का वेतन कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन। भाई कोर्ट को थोड़ा ना वेतन देंगे, क्लियर ये। आर्टिकल 124, आर्टिकल 125 में है जजों का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के, लिख लो ना, सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन। अब इसमें 2 टाइप्स के जज हैं, आपने देख लिया, एक तो मुख्य न्यायाधीश और बाकी के जज हैं। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो होगा, मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000, ठीक है ना, 2,80,000। और जो बाकी अन्य न्यायाधीश इनका होता है 2.5 लाख, ठीक है ना, 0 लगाओ मतलब को 2.5 लाख ही कह सकते हैं ना इसको, 2.8 लाख। इनका होता है 2.5 लाख पर मंथ, इनका होता है 2.8 लाख। इतनी तो इनकी सैलरी है, और बाकी भैया भत्ते, आवास, दुनिया भर की फैसिलिटीज़ वो अलग है। वो तो भैया इनको ज़रूरत नहीं है अपनी सैलरी की, जितनी इनको फैसिलिटी मिलती है, सब कुछ तो इनके लिए फ्री होता है। इनको बंगला, गाड़ी, और अगर ये कहीं जा भी रहे तो पेट्रोल भी इनको फ्री मिलता है, पेट्रोल का खर्चा सब कुछ फ्री होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरी बात, एक तो इनका कार्यकाल,
है ना। कार्यकाल के लिए कोई अलग सा आर्टिकल नहीं है, महाभियोग के लिए कोई अलग सा आर्टिकल नहीं, आर्टिकल 1 to 4 में ही वो सब है। तो लेकिन कार्यकाल पूछ ले रहे हैं तो कार्यकाल देख लेते हैं कितना होता है। कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष आयु तक, जो भी पहले पूरा हो। समझ आ रही है बात? जैसे कि सपोज करो कोई कितने साल का है, कोई 60 साल का बना, 60 साल का जाके सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। अब 60 साल का तो बन गया, अब कार्यकाल तो 6 साल का है, तो उसको कितने साल मिलेंगे? 5 साल मिलेंगे, क्योंकि 5 साल बाद ही वो 65 साल का हो जाएगा। तो या तो 6 साल उसके पूरे हो जाए पहले, या फिर 65 साल की एज पूरी पहले हो जाए। तो जो भी पहले हो जाता है इसको हटा दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई? समझ रहे हो ना भाई? देखो कोई 50 साल का अगर कोई जज बनता है तो इसको तो पूरे 6 साल मिल जाएंगे, तो 56 की एज में ये रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अब सपोज करो कोई 62 साल की उम्र में ही बना, तो इनको तो 6 साल पूरे नहीं मिलेंगे, इनको तो फिर कितने मिलेंगे? 3 साल ही मिलेंगे। ये 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे, इनको पूरे 6 साल मिल गए, है ना। इनको सिर्फ 3 साल ही मिले। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 साल का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए तो उनको रिटायरमेंट दे दी जाती है। समझ आ गया? अब इनको हटाने के लिए क्या किया जाएगा? हटाने की प्रक्रिया, हटाने के लिए वही, हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, हटाने के लिए महाभियोग, सेम प्रोसीजर महाभियोग का, किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है ना। 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा, 2/3 से पारित होगा, वही सब से। ठीक है ना, महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहते हैं। महाभियोग किसके लिए होता है? इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए कह सकते हैं। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लिख सकते हो आप यहाँ पे, पर तुम्हें एग्जाम में कौन सा लिखना थोड़ी ना है, समझ आना चाहिए सिर्फ। समझ आ गया? आर्टिकल 124 और 125, टाइम बताना। अब आर्टिकल 126 देखते हैं, आर्टिकल 126, आर्टिकल 126 आर्टिकल में है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब है, जैसे आपने पढ़ा ना, जैसे राष्ट्रपति के ना होने पर उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, है ना। सेम वही चीज़ है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, सपोज करो किसी वजह से जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अपने पद पर नहीं है, तो वो तो भाई बहुत बड़ा पद है, वो तो खाली नहीं रख सकते। तो उनकी जगह क्या होगा? जो बाकी के 33 हैं, भाई देखो 33 + 1 टोटल 34 होते हैं, इन्हीं में से एक यहाँ आ जाएगा, अगर ये नहीं है तो, है ना। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश समझ आ गया। और जो यहाँ जाएगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन करेगा? अन्य न्यायाधीश में से, अन्य न्यायाधीश समझ रहे हैं ना, बाकी के 33 अन्य न्यायाधीश में से कोई एक मुख्य न्यायाधीश के ना होने पर, ठीक है ना, उनकी जगह ले लेते हैं ना। अब ये तो है तो कार्यकारी, भाई जब तक वो नहीं है, सपोज वो बीमार ही है, तो यहाँ से 33 में से एक इधर चला जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे, तो उन्हें सारी वही फैसिलिटी, वही सैलरी, सब कुछ वही मिलेगा, क्योंकि वो भाई पद उसी है, तो उसी के पद पर ना मुख्य न्यायाधीश के। और जैसे ही वो वापस आते हैं, वो अपने पद पर वो भी वापस आ जाएंगे। समझ आई बात? जैसे कि ये 33 लोग हैं और यहाँ पे जो थे वो ये वाला पद खाली है, टोटल 34 होने चाहिए, है ना। ये कहीं चले गए तो इनमें से एक इधर आ जाएगा, और जैसे ही वो वापस आते हैं तो ये वापस से अपने पद पर चला जाएगा। जब तक ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर हैं तो इन्हें सारी फैसिलिटीज सब कुछ मुख्य न्यायाधीश की ही मिलेंगी। ठीक, तो आर्टिकल 126 क्या कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन काम करता है? जो बाकी के 33 में से कोई एक। ठीक है, और ना ही ये शपथ लेता, भाई शपथ तो जब ये खुद न्यायाधीश बना होगा तब शपथ ली होगी, इसको शपथ लेने की तो ज़रूरत है नहीं, तो ये शपथ नहीं लेता। कार्यकारी जो बनते हैं वो शपथ नहीं लेते। ठीक, आर्टिकल 126 समझ आ गया।
अब आर्टिकल 127 में है एडहॉक न्यायाधीश। एडहॉक यानी कि तदर्थ न्यायाधीश हम कह सकते हैं। जैसे आपने वो पढ़ी थी ना, तदर्थ समिति यानी कि एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी भी तो टेम्परेरी थी, यानी कि जब जरूरत होगी तभी बनाएंगे। सेम ये होती है, एडहॉक जो न्यायाधीश होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश, वो भी होते हैं कि कभी इत्तेफाक जरूरत हो सकती है तो किसी को बुला लें। ठीक है, आगे चलें। आर्टिकल 127 देखते हैं डिटेल में। आर्टिकल 127 में है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश यानी कि एडहॉक। तदर्थ को हम क्या कहते हैं? एडहॉक, है ना, एडहॉक जस्टिस, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? जब कभी क्या हो कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी हो रही है, तो क्या करते हैं फिर हाई कोर्ट से जज को उठा लेते हैं, है ना, यानी कि हाई कोर्ट से अपॉइंट कर लेते हैं। अब हाई कोर्ट से अपॉइंट करेंगे जजों को तो वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। तो हाई कोर्ट से जो जजों को अपॉइंट कर लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज वापस आ जाते हैं तो वो अपनी जगह वापस आ जाएंगे, अपने वापस हाई कोर्ट में। ठीक है ना। ये कब होता है? जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में कमी हो जाए। सपोज करो तो सारे के सारे एक साथ ही 10-12 छुट्टी पे चले गए, संख्या में कमी हो जाए तो हाई कोर्ट से, है ना, जजों की नियुक्ति कर लिया जाती है। जजों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना। उसे ही हम क्या कहेंगे? तदर्थ न्यायाधीश कहेंगे। उसे ही हम तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। क्लियर है बात? अभी 33 जो बात यह है कि इसकी सलाह कौन देगा? हाई कोर्ट। भाई हाई कोर्ट तो 25 है, अब किस हाई कोर्ट में से लेना है? अब सपोज करो कि हाई कोर्ट में गए, अब हाई कोर्ट के जज आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में संख्या कम होगी। ऐसे भी तो हो सकता है मना कर दे, भाई हम तो नहीं दे रहे अपने जज, यहाँ तो दुनिया भर का काम पड़ा है, तो ये भी हो सकता है कि ना दे। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात कि जो 33 है ना, प्लस मैं CJI लिख रही हूँ यहाँ पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे कमी है ना, यहाँ पे कमी है। तो इसकी जो नियुक्ति करेंगे कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। भाई तदर्थ की भी राष्ट्रपति ही करेंगे। तो क्या होगा? सपोज करो कि पंजाब में गए तो वहाँ के भी मुख्य न्यायाधीश से तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना कि हम तुम्हारे जज को लेकर जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या होगा कि सलाह क्या, इसको पूरी लाइन में लिखती हूँ आपको, इनकी नियुक्ति कैसे कैसे होती है। देखो, अब ये समझो कि जो इनकी ये जो है तदर्थ न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कैसे होगी? देखो, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की क्या, मुख्य न्यायाधीश क्या देंगे? सलाह देंगे। सलाह किसको दी उन्होंने? राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति पूछेंगे, भाई सब जगह इन्फॉर्म करेंगे कि मुख्य ने उसमें हाई सुप्रीम कोर्ट में जजों की ज़रूरत है, तो सब पूरे भारत में जितने भी हाई कोर्ट है सब जगह इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अब जिनको देने होंगे भाई वहाँ जो होगा ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी तो है, हाई कोर्ट के भी तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपके जजों को हम लेकर जा रहे हैं। तो देखो, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं किसकी नियुक्ति? चीफ जस्टिस CJH, चीफ जस्टिस, अबे क्या कर रही हूँ मैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये क्या देंगे? ये अनुमति देंगे, अनुमति। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से कर लो, ये इनको बाद में लिख लो। मैं थोड़ा ग्राफ बनाना चाह रही थी इस तरह का, पर ये सही से बना नहीं। ये समझ आ गया ना? देखो, ये कौन है? मुख्य न्यायाधीश है।
मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश तो सलाह देंगे भाई हमारे यहाँ पे जजों की कमी है, सलाह किसको दी? राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति को परमिशन लेनी पड़ेगी किससे? मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के। ये किसको देंगे? परमिशन देंगे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति करेंगे। तो पूरी लाइन ये बनती है, जो तदर्थ न्यायाधीश है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति पर राष्ट्रपति करते हैं। पूरी बात क्लियर है? इस तरीके से लिख लेना। आर्टिकल 1 to 7 क्लियर। आर्टिकल 127। अब ये देखो, अब सपोज करो कि सभी हाई कोर्ट में, ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई हाई कोर्ट देगी ना, भाई हमारे यहाँ तो बहुत काम, हम तो नहीं दे रहे, हम नहीं भेज रहे, हमारी इतना सारा काम पड़ा है, इतने सारे केसेस हैं। अब बात भी ठीक है भाई, हाई कोर्ट में काम क्या कम होता है, ना भी दे या फिर उस टाइम पे कोई ना मिले सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए, तब क्या किया जाता है? तब जो सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि जो रिटायर्ड जज होते हैं, रिटायर्ड जज को अपॉइंट कर लिया जाता है। तो आर्टिकल 128 में ही कहा गया है, ये आर्टिकल 128 में क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में किसकी? न्यायाधीशों की कमी, न्यायाधीश की कमी होने पर सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड है ना, जजों की नियुक्ति, ठीक है ना, जजों की नियुक्ति कर सकते हैं। अब वही सेम है कि कौन करेगा नियुक्ति, कौन करते हैं भाई? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, यानी कि CJI की सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भाई यहाँ पे तो इनका हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तो कोई काम है नहीं, ये तो रिटायर्ड है, तो इनका तो कोई जिक्र आएगा नहीं, तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे, को जो रिटायर्ड जज होते हैं। समझ आ गई बात? लेकिन ये बात क्लियर है, ये बात दिमाग में रखो कि जब वो अपने जो 33 हैं, जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के मेन जज थे एक्चुअल में जो हैं, जब वो वापस आएंगे तो इनको वापस आना पड़ेगा, चाहे वो एडहोक हो, है ना, एडहोक तो हाई कोर्ट से जाते हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो, इनको भी वापस जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, सोचो इनको कितना बड़ा काम, नाम मिल जाएगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी काम किया है। ठीक, आर्टिकल 128 तक क्लियर। अब आता है आर्टिकल 129। आर्टिकल 129, चलो अब क्लास भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बोर हो जाओगे, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आर्टिकल 1 to 9 से हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।